Now I have made some picture on your screen and you might be understanding कि ये क्या है, एक बुक और एक किचन. नाउ आप लोग जो हो अपने घर में, अपने स्कूल में, यू मस्ट हैव सीन आपकी मम्मी जो है घर का जो कपबोर्ड है या फिर वॉर्डरोब है या किचन का शेल्फ है या बुक्स है, इट इज kept in some manner, right? Now when it comes to the bookshelf, it is kept in some another manner, and when it comes to the kitchen shelf, it comes into some another manner, right? So on a whole, on the whole, when we talk about the word organizing, first I am telling you what is organizing, then we would use what is organizing in management. तो ऑर्गेनाइजिंग का जो मीनिंग होता वो होता है टू कलेक्ट द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को कलेक्ट करना अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारा, जैसे आपका स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल डे, तो ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होगा, उसमें कई आपकी ड्यूटीज होंगी, देयर विल बी नंबर ऑफ ड्यूटीज, यानी कि अगर वो ऑर्गेनाइज करेगा तो उसमें अलग अलग आपके एक्शंस होंगे. एक टीचर होगी या होगा जो डांस सिखाएगा, एक टीचर या टीचर होगी जो आपको स्पीचेस सिखाएंगे, दूसरी तरफ अगर केटरिंग है तो केटरिंग एक तरफ होगा, डेकोरेशन एक तरफ होगा, राइट? यानी there are number of activities which have to be grouped. Now everything which is including in the academic would be dealt with one. जो आपका डांस है या फिर स्पोर्ट्स है वो आपका एक होगा, देन इफ इट इज समथिंग डेकोरेशन केटरिंग वो एक होगा. यानी कि हम उन एक्टिविटीज को सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या काम करना है, व्हाट आर द वर्क दैट वी नीड टू डू इन दैट फंक्शन, और उसके बाद हम उसको ग्रुपिंग कर देंगे. अगर कोई ड्रेस का है आपका तो प्रॉप्स ड्रेस वो एक के अंडर आएगा, एंड देन वी वुड बी गिविंग दिस ड्यूटी टू समवन, कोई एक टीचर होगी. ओके, रमा मैम यू आर गोइंग टू लुक आफ्टर ऑल द academic one, second teacher would be looking after this one. तो there would be some, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद उन काम को हम डिपार्टमेंट करके नाम दे देंगे, एंड फिर someone will be there who will look after, एंड वो काम आपका होगा. लाइक इन आवर स्कूल व्हेन वी यूज टू हैव द एनुअल फंक्शंस, वी यूज टू हैव इट इन दैट फंक्शन कि हम सब कुछ हम ही करते थे, हम ही झाड़ू लगाने वाले थे, हम ही बर्तन मांजने वाले थे, हम ही मतलब कि बच्चों के कपड़े तक प्रेस करते थे. बट ऑन द ओवरऑल हमारा अगर फंक्शन होता था तो देयर द वर्क वुड बी डिवाइडेड, लाइक एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू परचेज, बच्चों को कौन सा प्राइस देना है, वो प्राइस कहाँ से खरीदना है, जितने भी हमारे चीफ गेस्ट होंगे, ऑल द स्क्रिप्ट, एवरीथिंग वाज माय ड्यूटी. देन एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू डिसिप्लिन एंड ऑल, द टीचर हु टीचर्स अकाउंट्स, उनकी ड्यूटी होती थी. एवरीथिंग रिलेटेड टू ग्राउंड प्रिपरेशन, एवरीथिंग, अगर स्पोर्ट्स है तो हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे वो होते थे. देन वन मोर टीचर हु वाज लिविंग नियर गीता कॉलोनी, उनका काम होता था पूरी की पूरी ड्रेस प्रॉप सब कुछ जो है वो वहां पे जाकर, मतलब वी हैड अ स्टोर रूम देयर, वहां से उठा के लेकर आना अकॉर्डिंग टू द, हम लोगों को बता दिया जाता था इतने इतने बच्चे हैं इनको ये कपड़े पहनाने, तो वो उनकी ड्यूटी होती थी. So this way the work was divided, then it was departmentalized. ये इस heading के अंदर आएगा. And then the teachers would be given the assignment. And उनके नीचे कुछ teachers होंगे जो हमें help करते थे, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ कर रहे हैं. And then that work would be done for the organization of organizing of the annual day. So when
वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को सहेज कर प्रॉपरली बनाना, एंड हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये एस्टैब्लिश करना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट हम इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क, सेम जो अभी आपको मैंने बताया, देन डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, दैट्स कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। नाउ आई जस्ट मेड दिस टू, ये जो मैंने टू बनाए हैं ना, दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द लेटर वन। सो द सेकेंड वन इज कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस, मतलब हमें ऑर्गेनाइजिंग क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड। भाई अगर अभी मैंने जो आपको एक एग्जाम्पल बताया, द एग्जाम्पल विच आई हैव टोल्ड यू, that if the teachers are not assigned, then what will happen? Will we be able to do the work properly? कोई सभी एक ही काम कर रहे हैं, मे बी देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। किसको कौन सा टीचर किसके साथ लगा हुआ है, वी डोंट नो। वी मे नॉट बी एग्जैक्टली, मे बी एक काम 2 बार हो गया और दूसरा काम हुआ ही नहीं। तो दैट मीन्स when we say about the word organizing, तो आपका जो काम है, जो भी काम है, वॉट एवर काम, इफ यू आर रीजनल मैनेजर तो लुकिंग आफ्टर द एंटायर रीजन, इफ यू आर द डिपार्टमेंटल हेड तो लुकिंग आफ्टर योर डिपार्टमेंट, आपका उसमें स्पेशलाइजेशन रहता है। यू आर एबल टू थिंक ऑन दैट ग्राउंड एग्जैक्टली, यू नो what is your work, whom you are going to report, आप किसको जवाबदार हो और आपके नीचे कौन है, मनी, ह्यूमन पावर या फिजिकल रिसोर्सेस, जिसको भी आपको यूज करना, यू वुड बी एबल टू, क्योंकि आपको पता आपका काम ये है। नाउ परचेसिंग में क्या काम रहेगा, एचआर में क्या काम रहेगा, so wherever in which department you are there, you would be able to use that resource in the right manner. It helps in the administration also, wherever we are performing all these functions, planning, organizing, staffing, directing and controlling, हमारा admin बिल्कुल सही रहता है, because हम problems को deal कर सकते हैं, we can adapt to the changing situations. Organizing में क्या होता है, all the work is not done by one person, it is done by different person, जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिसकी जो एक्सपर्टीज है, दैट पर्सन इज डेवलप्ड इन दैट, यानी कि उस इंसान को उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्टीज मिलता है। आप लोगों में से कई बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है, दे गो फॉर एमबीए, and when we talk about MBA, there are number of MBAs, to start off with marketing, finance, human resource, IT. So when you are given that work which is your specialization, आपका भी जो moral, आपका भी जो skill है वो बढ़ता है। And organizing के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, organizing का मतलब क्या है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, planning। Planning is only mental exercise, प्लानिंग हमने सिर्फ सोचा है, ऑर्गेनाइजिंग पहला स्टेप है करने का। प्लानिंग वैसे फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का, लेकिन करने का जो एक्शन हम लेंगे वो ऑर्गेनाइजिंग से लेंगे। प्लानिंग में हमने सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनाया है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में हम उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेंगे। सो व्हेन योर कंपनी इज एक्सपैंडिंग और ग्रोइंग, अगर हमने ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर रखा हुआ है, किसको क्या काम करना है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज, तो देन उस काम को और बढ़ाने में आसानी रहता है। इफ यू वांट टू ऐड अ डिपार्टमेंट, इफ यू वांट टू ऐड अ प्रोडक्ट, इट वुड बी इजी। नाउ लेट अस कम टू द प्रोसेस। आपके प्लानिंग में भी प्रोसेस था, इसके अंदर भी प्रोसेस रहेगा आपका। द वेरी फर्स्ट इज द प्रिंसिपल्स, हम बोलते हैं डिविजन ऑफ वर्क, वो यहां आता है। सबसे पहले हमें देखना, हमारे कंपनी में, नाउ ऑल द कंपनीज में नॉट बी हैविंग ऑल द वर्क। एक ट्रेडिंग कंपनी में परचेज का काम नहीं होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग में परचेज का काम भी रहता है।
सो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन कंपनी, ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके कंपनी में कौन कौन से काम हो रहे हैं, खरीदने का, बेचने का, पर्सोनल, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट वर्क्स दैट आर डन या दैट वुड बी डन. तो यू वुड बी आइडेंटिफाइंग देम and then you would group them according to similar nature. आपके पेपर में दिस क्वेश्चन, ये वाला वर्ड आता है जो आपके तकरीबन सेम है, लाइक परचेसिंग मतलब स्टेशनरी परचेसिंग हुआ, रॉ मटेरियल परचेसिंग हुआ, एवरीथिंग विच इज अंडर परचेसिंग दैट कम्स अंडर परचेज डिपार्टमेंट. एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स वुड बी अंडर द आईटी. Anything which is under finance would be under accounts or finance department. तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे व्हाट आर द वर्क्स टू बी डन, देन व्हाट विल बी द, देन उसको डिवाइड करोगे. सेकंड, अब आपने डिवाइड कर दिया है, ये सारा काम खरीदने वाला, ये सारा काम बेचने वाला, ये सारा काम स्टाफ. अब आप उसको एक डिपार्टमेंट का नाम दोगे, परचेज, सेल्स, आईटी, फाइनेंस. आप उसको डिपार्टमेंट, उसको एक डिपार्टमेंट के अंडर डालोगे. एंड यू वुड ऑल्सो मेक श्योर, अभी हमारे पास पर्सोनल्स नहीं है क्लास 12, अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है, पर्सोनल मतलब स्टाफ, हम सिर्फ टॉप लेवल पर ये बना रहे हैं. अब फिर हम इस डिपार्टमेंट के लिए कहेंगे कि इस डिपार्टमेंट को देयर वुड बी अ हेड, इसमें ये हेड होगा, इनके नीचे इतने लोग काम करेंगे. एंड देन वी वुड बी, ड्यूटीज को हम डिवाइड करेंगे, इस लेवल पर कौन सी ड्यूटी होगी, उस लेवल पर कौन सी ड्यूटीज होंगी, व्हाट विल बी द, एंड हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू whom. अब भाई काम तो मैंने कर लिया, लाइक आई सेड कि आई वाज रिस्पांसिबल फॉर द एंटायर स्क्रिप्ट, तो हु वाज रिस्पांसिबल अबाउट मी, मैं किसको अकाउंटेबल थी. रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मुझे वो सारा काम करना है, लेकिन मैं उसको किसको देने वाली हूं, टू माई इंचार्ज. तो दैट इज आपका व्हाट यू कॉल एज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. किसको अथॉरिटी है कमांड करने की, और किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को पूरा करके देने की. नाउ ऊपर मैंने किचन और एक वो बुक शेल्फ बनाया था, एंड आई सेड आई टेक अप दिस. नाउ आई टोल्ड यू, बुक शेल्फ में हम बुक्स रखते हैं इन सम अनदर वे. हम उनको अकॉर्डिंग टू द हाइट और अकॉर्डिंग टू द जॉनर, फिक्शन, नॉन फिक्शन करके अलग करते हैं इन अ लाइब्रेरी. बट इफ यू लुक इनटू द किचन, किचन के अंदर देयर माइट बी अ वन, एक बॉक्स हो सकता है जिसमें सिर्फ मसाले हो, एक हो सकता है जिसमें सिर्फ आपके मतलब अनदर तेल वगैरह हो, एंड नीचे आपके होते हैं जिसके अंदर आपका जो है यू हैव द यूटेंसिल्स, यू हैव द सिलेंडर, है ना. तो यू, इन द किचन द ऑर्गेनाइजिंग इज डिफरेंट, वहां आपके बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं. वेर इज इन द बुक्स, ऑल आर बुक्स, बुक्स सारे बुक्स हैं. बुक्स में आपका क्या है, कहानी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइंस फिक्शन, लेकिन है वो सारे बुक्स, है वो सारे बुक्स. तो हम वो बुक्स को कैसे अरेंज करते हैं, साइंस का सारा एक तरफ, मैथ्स का सारा एक तरफ, फिक्शन का सारा एक तरफ, नॉन फिक्शन का सारा एक तरफ. बट इन किचन वी हैव डिफरेंट थिंग्स. We have the grounded spices, we have the whole spices, we have kitchen appliances, we have the utensils, यानी कि सब कुछ अलग अलग है, तो उसको हमें अलग तरीके से रखना होता. सिमिलरली, सिमिलरली आपकी जो कंपनी है, यही आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट होगा व्हेन यू आर डूइंग इट विद योर एनसीईआरटी. when आपकी कंपनी जो है सिर्फ सिर्फ it is dealing only with clothes, say we are dealing only with women apparel, right, we are dealing only with women apparel, हम सिर्फ women apparel बनाते हैं, वो भी वेस्टर्न वेयर.
दैट इज आपके ड्रेस हो गया, स्कर्ट्स हो गए, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू विमेन अपैरल, सिर्फ विमेन अपैरल और कुछ नहीं बनाते हम, राइट right? अब अगर आपकी कंपनी एक ही जैसे काम करती है, मींस इट इज ओनली मैन्युफैक्चरिंग अपैरल्स एंड विमेन अपैरल्स, देन आपके विमेन अपैरल के लिए एक प्रोडक्शन होगा, यानी यू वुड बी हैविंग द रॉ मटेरियल्स, आप उसको प्रोड्यूस करोगे, देन उसके लिए इफ यू आर हैविंग, तो आपके पास एक स्टाफ यानी ह्यूमन रिसोर्स जो आपको स्टाफ प्रोवाइड करेगा, वो एक डिपार्टमेंट होगा जिसका काम होगा स्टाफ प्रोवाइड करना। अगर नौकरी लोग छोड़कर जाते हैं तो उनकी जगह न्यू लेकर आना, जो रिटायर होते हैं उनकी जगह दूसरा लाना, उनके प्रमोशन प्लान्स बताने। देन तीसरा होगा विच विल बी लुकिंग ओनली आफ्टर द फाइनेंस एंड अकाउंट्स, and the fourth one will be responsible for selling of the products in the market और उससे रिलेटेड मार्केटिंग करना। हमारा काम क्या है? सेलिंग विमेन अपैरल। अंडरस्टूड? अगर आप इस विमेन अपैरल के अंदर वेस्टर्न वियर के साथ इंडियन वियर भी डाल देते हो, देन ऑल्सो द सेम डिपार्टमेंट्स विल वर्क। और ऐसा जो एक जैसा प्रोडक्ट, आई एम रिपीटिंग, सिमिलर लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर लाइन्स क्लास? सिमिलर लाइन मीन्स एक जैसा, एक जैसा यानी कि अपैरल मतलब क्लोथ्स। तो वी हैव अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? यानी कि जिनमें फंक्शंस होते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? फंक्शंस हमारे जो हैं, दे आर प्रोडक्शन इज अ फंक्शन इन दिस, ह्यूमन रिसोर्स इज अ फंक्शन, फाइनेंस इज अ फंक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऐसे मतलब सो ऑन। तो इसमें जो हमारे काम होंगे दे वुड बी रिलेटेड टू द सेम प्रोडक्ट विच वी आर मैन्युफैक्चरिंग। द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट अगर हमारे पास है, लाइक इफ योर कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग ओनली कार, योर कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग ओनली कार। अब कार में यू मे बी हैविंग एन 800 मॉडल, 1000 मॉडल, 1200 मॉडल, लेकिन आपका काम क्या है? सिर्फ कार मैन्युफैक्चर करना। तो दैट मीन्स यू विल हैव अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, बिकॉज वो कार से रिलेटेड ही है, उनमें जो भी चीजें होंगी वो कार से ही रिलेटेड होंगी। वेयर एज थोड़े टाइम बाद आपका बहुत बढ़िया काम चल गया, रिलायंस के जैसे, यू ऑल्सो बिकेम वेरी डोमिनेंट इन द मार्केट, विमेन अपैरल आपका जो है तनेरा जैसा बहुत बढ़िया हो गया, यू हैव एज द मार्केट। नाउ यू वांट कि आप उसमें किड सेक्शन भी ऐड कर दो, मेन सेक्शन भी ऐड कर दो, टॉयज भी ऐड कर दो, स्टेशनरी भी ऐड कर दो। अंडरस्टूड? अब आप अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग योर प्रोडक्ट्स। नाउ आपको लगता है मतलब कि बिसाइड्स विमेन you should also go for toys, you should also go for stationery, you should also go for electronics, then आपका ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है दिस कैन नॉट वर्क। व्हाई? फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा बुक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा बुक है लाइब्रेरी का, उसमें सिमिलर काइंड ऑफ चीज ही हो सकता है। लेकिन अगर आपके फंक्शंस जो है, आपका जो है एक टॉय जो खरीदेगा, टॉय के लिए आपको अलग प्रोडक्शन चाहिए, राइट? टॉयज के लिए आपको अलग तरीके की मशीनें चाहिए, टॉयज के लिए आपको अलग तरीके का स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चाहिए, एंड स्टेशनरी के लिए आपको अलग तरीके की मशीन चाहिए होंगी, स्टेशनरी के लिए आपको अलग तरीके के स्टाफ चाहिए होंगे, अपैरल्स के लिए आपको अलग तरीके का चाहिए होगा। इन दैट केस, when your company is dealing with more products or more divisions, then हमारा जाता है डिविजनल या डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लास 12 डिविजनल का मतलब होता है, और सबसे ज्यादा ये आपको खाएगा। डिविजनल मतलब डिवाइडिंग इट इनटू डिविजन्स,
Now it can be based on the division of geographical area like north division, south division, central division. Yeah, it might be divided on the basis of your products. North की जगह toys, south की जगह apparel, central की जगह stationery, और उनके नीचे उनके नीचे आपके होंगे अलग अलग आपके जो फंक्शंस जो हमने ऊपर पढ़ा था, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इनके अलग अलग जो है सबके लिए अलग होंगे। यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक रिलायंस, तो दे आर इनटू डिविजनल स्ट्रक्चर, and if a company is manufacturing similar line of product, it is under functional structure. जैसे सिर्फ कपड़े मैन्युफैक्चर करते हैं तो दे वुड बी हैविंग फंक्शनल, बट इफ दे आर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सब कुछ करते हैं, देन दे वुड बी हैविंग फर्स्ट, वो डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ मैंने नॉर्थ डिवीजन डाला है, उसकी जगह हो सकता है टॉयज हो, साउथ डिवीजन की जगह आपके जो है क्लोथ्स हो, एंड इसकी जगह आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो। ये इसलिए डाला था डिवीजन वाला क्योंकि ये हमेशा पेपर में आता है और हमेशा बच्चे गलत करके आते हैं। तो टॉयज, टॉयज के लिए अलग प्रोडक्शन होगा, टॉयज के लिए अलग से ह्यूमन रिसोर्स होगी, टॉयज के लिए अलग फाइनेंस होगा, अलग मार्केटिंग होगी। सिमिलरली फॉर क्लोथ्स, मतलब कि अलग प्रोडक्शन, अलग ह्यूमन रिसोर्स, अलग फाइनेंस, ऐसे। और इनको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ये दोनों जो हमने पढ़े थे, ये थे काम को, डिवाइडिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। अब है, हम एस्टैब्लिश करते हैं अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को। किसको कौन सा काम करना, हु इज हैविंग द कमांड टू ऑर्डर एंड हु इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट वर्क। तो वी पास दिस कम्युनिकेशन इन टू वेज। हम दो तरीके से ऑफिस के अंदर इन द कॉर्पोरेट्स वी हैव टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। याद रखिए, वो आपका था ऑर्गेनाइजिंग, ये है ऑर्गेनाइजेशन। और जब क्वेश्चन आएगा तो प्लीज 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 अंडरलाइन करके देखना, वो स्ट्रक्चर है, ये है ऑर्गेनाइजेशन। So there might be a communication which you might be giving only most of the time in written, most of the time in written। ये आपका डायरेक्टिंग में भी है, ये सेम कंसेप्ट याद रखना। And it tells out that who is commanding, who is responsible. It is more impersonal in a scalar chain manner. हेड कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, and these instructions are given by the top management and cannot be deviated। कौन रिस्पॉन्सिबल है, उनके नीचे कौन है, सारा सेट होता है। वेरस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे हम चिट चैट करते हैं। बिफोर यू ऑल ज्वाइंड आई वाज हैविंग अ चैट विद वानी, सो दैट्स अ जनरल बिल्ड अप अ सोशल रिलेशनशिप, अ पर्सनल इंटरैक्शन। और इसके अंदर नॉर्मली वी हैव अ ग्रुप, लाइक आप देखोगे इन ड्यूरिंग द एनी ब्रेक, एनी पार्टी होती है, तो एक ग्रुप एक जगह होता है, एक जो मतलब द वन हु आर यू नो गुड इन स्मोकिंग और अदर दे गो इन वन, जो गर्ल लेडीज होती हैं द फैशनेबल दे आर इन वन, अनदर आर इन वन, अनमैरिड एक होती है। तो इस तरीके से ग्रुप सा बन जाता है, एंड देयर इज नो फिक्स्ड चैनल, वी जस्ट हैव द चैनल्स। और ये जहां हम काम करते हैं spontaneously it comes up, and more social interactions। ये वाला याद रखना, वी विल बी हैविंग इन डायरेक्टिंग ऑल्सो। तो दिस जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है, दिस इज द कम्युनिकेशन, द अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप, द कमांड। वेरएज जो हमने पहले पढ़ा था वो था स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होगा, हम उसको किस नाम से देंगे। सिमिलर है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। अगर अलग अलग डिविजन्स या अलग अलग आपके
प्रोडक्ट्स हैं तो हम डिविजनल में जाते हैं। द थर्ड इज, अभी हमने बोला काम को हम देंगे, काम को हम देंगे, अथॉरिटी, जो काम को देने का जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग योर वर्क फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। Delegation is one of the most important questions from this chapter, which cannot be missed at any cost. तो जो डेलीगेशन है इसके अंदर क्या होता है, यू, हाँ मतलब जो मैनेजर होता है, डेलिबरेटली उसे अपना काम, ही हैज टू शेयर इट विद हिज सबऑर्डिनेट्स, जो उसके नीचे काम करता है। डेलीगेशन इज अ डेलिबरेट प्रोसेस। डेलिबरेट मतलब उसे जानबूझ के करना पड़ता है। नो मैनेजर कैन डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सो इट इज अ कंपल्सरी और डेलिबरेट प्रोसेस। ये जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ ना, डेलिबरेट, दिस कम्स इन द एग्जाम, व्हेन यू डू इट इन एनसीईआरटी यू विल फाइंड दिस वर्ड। दिस इज, जो काम उसको मैनेजर को करना है, द कोर वर्क जो he would do, और जो उससे रिलेटेड है he would delegate it to his team members, जो भी उसके नीचे काम करता। जैसे हमारी इंचार्ज ने डेलीगेट कर दिया था अपने, मतलब इट वाज हर ड्यूटी टू ऑर्गेनाइज द एनुअल फंक्शन, सो शी डेलीगेटेड द वर्क टू ऑल ऑफ अस अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और अंडर डिफरेंट टीम्स। Delegation is a deliberate process. Delegation does not mean abdication of duties. मतलब अब आगे पढ़ते, डेलीगेशन के होते हैं 3 एलिमेंट्स। पूरा डेलीगेशन, पूरा डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, दिस चैप्टर इज ऑफ 8 मार्क्स एक्चुअली, जो इसका वेटेज है। डेलीगेशन का पहला हमारा जो एलिमेंट है वो है अथॉरिटी। Authority always flows top to bottom. आप देखिए, I have made the arrow down. मतलब the person who is going to command. Responsibility है उस काम को कौन पूरा करेगा, याद रखिए क्लास 12। Responsibility इज उस काम को पूरा कौन करेगा, एंड अकाउंटेबिलिटी है जवाबदारी। उस काम में अगर कुछ भी गलत होता है, एनीथिंग गोज रॉन्ग, हु इज अकाउंटेबल। तो द 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, ये एलिमेंट्स वर्ड को अपने बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर सुई से बांध के रख दीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी ऑलवेज गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर, यानी कि जो कर रहा है वो है। बट डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब जिसको हमने वो काम दिया है वो तो अकाउंटेबल है, लेकिन हम भी साथ में है। अगर मान लो एनुअल डे में एंड में द प्रॉप्स डिड नॉट कम, और जो टीचर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, शी इज अकाउंटेबल, वो तो है जवाबदारी कि वो प्रॉप्स टाइम से क्यों नहीं लाई, बट दैट डजंट मीन कि माय इंचार्ज कैन, सो मैं क्या करूं, मैंने तो दे दिया था। नो, शी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इन डेलीगेशन यू कैन डेलीगेट एंड रीडेलीगेट। अगर आपको लग रहा है वो इंसान सही से काम नहीं कर रहा आपके टीम में, आप उस काम को उसको निकालकर किसी और को दे सकते हो, बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने तो उसको काम दे दिया था, उसने नहीं किया तो मैं क्या करूं। द मैनेजर, द सुपर मैनेजर इज एज रिस्पॉन्सिबल एज अ सबऑर्डिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहला हमारा था दैट इज स्ट्रक्चर, फिर हमारा था कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन। जब हम काम को करते हैं तो डेलीगेट करते हैं, और जब हम डेलीगेट करते हैं तो साथ में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ अथॉरिटीज भी देनी पड़ती हैं। लाइक इफ आई हैव बीन गिवन द, आई एम द, मैं एक मैनेजर के नीचे काम कर रही हूं, एंड आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइनलाइज द डील।
तो मुझे बोल दिया जाएगा, द कंपनी विल टेल रमा यू नीड टू फाइनलाइज दिस डील फॉर दिस मच ऑफ अमाउंट, बट इट ऑल्सो नीड्स टू गिव मी सम अथॉरिटी कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है तो यू कैन टेक द डिसीजन ऑन योरसेल्फ. तो अथॉरिटी इज ऑलवेज, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज commensurated with authority. In some companies, the decisions of all the areas are taken only by the top level management. हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, दे फॉलो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस. जितनी भी आपके एमएम, जो आपके जैसे बिग बाजारों में होते हैं, दे हैव अ सेंट्रलाइज्ड परचेसिंग, यानी कि एवरी डिसीजन इज टेकन ओनली बाय द हेड ऑफिस, द मेन ऑफिस. और जो बाकी होते हैं, दे हैव टू जस्ट फॉलो दोज ऑर्डर्स. तो in some companies the authority of decision is retained by the top level managing, which is called as centralized. जो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, they just need to follow those. Whereas a decentralized organization is जहां हर लेवल में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, आपका सुपरवाइजरी लेवल, वर्कर लेवल, हर लेवल पर some authority is given. कुछ अथॉरिटीज आपको दी जाती हैं ताकि काम को आसानी से कर पाए. इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया we have a decentralized approach. The regional manager might be having more power, branch managers have some power, लेकिन जो managers वहां काम करते हैं, they have some powers to finish off a deal. तो हर एक के पास कुछ ना कुछ पावर होता है. इट इज नॉट दैट कि जो रीजनल मैनेजर ने बोल दिया वही सबको फॉलो करना है. कुछ भी आपका जो है, एंड दैट दीज आर ऑल पहले से ही, दे आर ऑल पॉलिसी होती है कंपनी की, इन सबको पहले से ही सेट कर लिया जाता है कि एट व्हाट लेवल व्हाट responsibility and what authority can be given, and that is called decentralization. And decentralization is a very good idea. हर कंपनी में कुछ आपके डिसीजंस सेंट्रलाइज्ड होते हैं, लाइक स्ट्रेटजी, पॉलिसी, ये सब सेंट्रलाइज्ड होते हैं. और जो बाकी होते हैं वो आपके डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, जो हमने प्लानिंग में पढ़े थे, प्रोसीजर्स, मेथड्स. तो सबको अपना अपना, दे हैव देयर ओन पैरामीटर्स, दे हैव देयर ओन एरियाज. तो सारी कंपनीज सेंट्रलाइज भी नहीं होती है, सारी कंपनीज डिसेंट्रलाइज नहीं होती हैं. देयर आर सम एरियाज विच विल बी ओनली सेंट्रलाइज, और कुछ एरियाज होते हैं जहां हम वर्कर्स को एट द लोएस्ट लेवल ऑल्सो इन्वॉल्व करते हैं. व्हाई? बिकॉज जब सब इन्वॉल्व होते हैं तो इनिशिएटिव होता है. ओ ओके, आई ऑल्सो हैव द पावर, सो देन आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट मैनेजरियल लेवल. द डिसीजंस आर क्विक. नहीं तो क्या होगा? रेड टेपिज्म. काम तो होगा ही नहीं. अगर वो इंसान एब्सेंट है, दैट पर्सन इज एब्सेंट, द वर्क वुड बी पाइल्ड अप, और इट हैज टू गो टू द एंटायर टॉप लेवल, जाएगा फिर वापस आएगा, इतने में डिले हो जाएगा. टॉप लेवल कैन डू अदर वर्क्स. It helps in the growth and better control. That is called as decentralization. In another word, organizing means when you are setting up, कोई भी आप कंपनी को काम स्टार्ट करते हो, अ प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो, then you have to first of all identify what are all the work I need to do. Then second, आप उस वर्क को आइडेंटिफाई करके उसको एक एक नाम दे देते हो, जिसको हम डिपार्टमेंट बोलते हैं. एंड इस काम को जब आप करते हो तो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यू नीड टू फॉलो.
whether your company is dealing with similar lines of product, you can go for functional. लेकिन अलग अलग divisions हैं या अलग अलग products हैं, then you need to go for a divisional structure. Then you establish the authority and responsibility relationship, and you also give that commanding plus responsibility plus decision taking authorities to them. और उसके लिए हम यूज करते हैं द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो फॉर्मल होता है दैट गोज स्ट्रिक्टली इन द स्केलर फॉर्म, where there is a scalar structure, the authority and responsibility is has to move in a direction. Whereas informal is where you have a informal chit chat. It can be even with your own boss. The next is when you are giving the work, उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन, जो मैनेजर का मेन काम होता है. नो मैनेजर कैन डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो जो इम्पोर्टेंट जो उसके लेवल का काम है, ही वुड बी कीपिंग इट टू हिमसेल्फ, एंड द रेस्ट वुड बी डेलीगेटेड अकॉर्डिंग टू द ability or the team. That is delegation. It is a deliberate process. And then when we say authority to responsibility, some companies go with what we call as centralized approach, यानी कि all the, जैसे purchasing हमारा centralized होता है. द कंपनी डिसाइड्स हम कैश में लेना चाहते हैं या क्रेडिट में लेना चाहते हैं, वही पॉलिसी फॉलो होती है. Whereas there might be, जैसे सेल्स है, मार्केटिंग है, वहां पर इफ द सेल्स मैनेजर हैज टू नेगोशिएट और उसको लगता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे करने से डील हो जाएगी, तो द अथॉरिटी इज गिवन टू हिम और हर विच इज डिसेंट्रलाइज्ड. सेंट्रलाइज में सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज द अथॉरिटी. इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑल द लेवल्स have the authority according to their levels, and that is all specified. तो ये पूरा मिलकर हमारा एक फंक्शन बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. We would be doing the same chapter along with NCERT in the next class.